हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी। फिज़िक्स चल रही है ठीक के नहीं चल रही। तो अभी तक हम लोगों ने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट करे। कौन कौन से? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स करा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करा, मोशन इन प्लेन करा, फिर उसके बाद हमने लॉज ऑफ मोशन करा। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम लोग जो आज अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जो आज करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं वर्क में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस के बारे में बात करूंगी। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक। इसके बाद हम लोग जाएंगे एनर्जी पर। एनर्जी देखेंगे कि क्या होती है। ठीक। उसके बाद मैं एनर्जी में 2 तरीके की एनर्जी पे अपना डिस्कशन रखूंगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को करने से पहले हम 2 फोर्सेस के बारे में जानेंगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो आज का हमारा ये सारा काम रहने वाला है। वर्क, पावर, एनर्जी को 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। पहले सारे लेक्चर में ये बातें करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम पावर, कोलिजन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, वर्क। वर्क है क्या, मैं उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे बोलूंगी कि वर्क हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी बातें। तो मान लो कि अगर मम्मी ने हमें कुछ काम दे दिया, ठीक है, तो जब तक हम वो काम नहीं कर देते तब तक मम्मी को क्या लगता है कि हमने कुछ भी काम नहीं करा। पूरे दिन में कुछ कर लो तुम, लेकिन जो मम्मी ने काम दिया अगर वो नहीं किया है तो इसका मतलब हमने कोई काम नहीं किया, है ना। लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? फिजिक्स की डेफिनेशन कहती है कि आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, लगा रहे हो फोर्स, ठीक है। अगर वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई अपनी जगह से तो आपने कोई भी वर्क नहीं किया है। ये होता है फिजिक्स। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड on applying a force on it, then work is said to be done। ठीक है। हम वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। अब आपने फोर्स लगाया है और डिस्प्लेस कर रहे हो, तो ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन जो मेरा वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो याद करो, हमने जब वेक्टर पढ़ा था तो उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जिसको आप बोल रहे हो। तो मैं बोलूंगी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कैसा कंपोनेंट है? डॉट कंपोनेंट है। और अगर डॉट को हटाया तो हमने क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एस एंड कॉस थीटा। ठीक, ये तो हुई यहां तक बात। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ वर्क
इज जूल, जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करोगे। अब क्योंकि मैंने इसको फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट भी लिखा है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ठीक। और 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग्स होता है। ये यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग करते हैं, ठीक है। ये तो हुई हमारी यहां तक की बात। अब हमने बोला था कि वर्क डन दो तरीके की फोर्सेस से देख रहे हैं हम लोग, ठीक। पहला कौन सी फोर्स थी अपने पास, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड लग रहा है। और दूसरा क्या था हमारे पास, वेरिएबल फोर्स, राइट। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे कि कांस्टेंट फोर्स से कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो कांस्टेंट फोर्स में अगर मेरे पास एक कांस्टेंट फोर्स में अगर हमारे पास F फिक्स्ड है, तो हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास 3 तरीके का वर्क डन हो सकता है। कौन कौन सा, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्क डन में जाते हैं। सबसे पहला हमने देखा पॉजिटिव वर्क डन। तो देखो पॉजिटिव वर्क डन को कैसे समझेंगे। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है, हमने ये देखा एफ एस कॉस थीटा होता है, राइट। तो अगर जो मेरा थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, या आप बोलो कि एक्यूट है, अगर वो एक्यूट है तो मेरे पास वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फोर्स अप्लाइड is supporting the motion, is supporting motion, मोशन को सपोर्ट कर रहा है, या आप बोल सकते हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स सपोर्टिंग नेचर का है, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लो मुझे एक ब्लॉक को पुश करना है, तो आपने फोर्स भी ये दिया, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन का हुआ, तो ये पहला केस क्या है, पॉजिटिव वर्क डन का। दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो कैसे, जो आपकी ग्रेविटी है वो नीचे लग रही है mg, और आपका बॉडी भी नीचे आया h, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या करा है, सपोर्ट करा, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब हम चलते हैं नेगेटिव वर्क डन पे। देखो अब हम आते हैं नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कैसे, अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसमें क्या बोलेंगे, फोर्स अप्लाइड is opposing motion, मोशन को क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। हाँ जी, फोर्स अप्लाइड इज ऑपोजिंग मोशन, ठीक। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। किस केस में, व्हेन फ्रिक्शन ऑपोजेस मोशन। जब फ्रिक्शन मोशन को ऑपोज कर रहा है उस केस में हम क्या बोलते हैं, वर्क डन नेगेटिव है। जैसे मेरे बॉडी की टेंडेंसी आगे जाने की थी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे पीछे लगा, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे हुआ, इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो कितना हो गया, 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो वर्क डन क्या आया मेरे पास, -fs, -fs, ठीक है। ये तो हुआ हमारा नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन हो गया। अब आते हैं हम जीरो वर्क डन पे।
0 वर्क डन। 0 वर्क डन का मतलब होता है, दो सिग्निफिकेंस से जाते हैं। पहला आपका थीटा 90 डिग्री जो हम cos 90 के लिए लेते हैं, ठीक है, cos 90 डिग्री। दूसरा on applying force there is no displacement। आपने फोर्स तो अप्लाई करी लेकिन बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो S 0 है, तब भी मेरे पास वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। जैसे वर्क डन बाय नॉर्मल when body is displacing in horizontal direction। ठीक है। दूसरा when you apply force on a wall। तो ध्यान से देखो, आपने किसी दीवार पे फोर्स लगाई, ठीक है जी, लगा दी दीवार पे फोर्स, दीवार हिलने थोड़ी वाली है, दीवार का डिस्प्लेसमेंट तो होने ही नहीं वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वर्क डन 0 हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं नॉर्मल वाले के लिए। मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रही हूं, जो अर्थ की वजह से, कॉन्टेक्ट सरफेस अभी मेरे लिए अर्थ है, जो अर्थ की वजह से कॉन्टेक्ट सरफेस पे मेरे ऊपर फोर्स लगा वो कितना था, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा। लेकिन क्या उस नॉर्मल का कंट्रीब्यूशन मेरे डिस्प्लेसमेंट में है, नहीं, तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, 0, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है। तो आपने फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो ऐसे केसेस में वर्क डन क्या होता है, 0। और ये सारे हमारे आते हैं कांस्टेंट फोर्स के अंदर। अब एग्जांपल्स पे चलते हैं इनके। उसने बोला है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज x, कितना दे रखा है उसने हमें डिस्प्लेसमेंट, i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप ड्यू टू अ फोर्स, और उसने हमें f कितना दे रखा है, ये मीटर है, ड्यू टू अ फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप न्यूटन। तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, i प्लस 4 प्लस k, तो ये कितना हो गया, 2.1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हुआ 2 प्लस 12 प्लस 1 दैट इज 15 जूल। तो हमारा वर्क डन कितना आया इस केस में, 15 जूल। आगे चलते हैं, देखो क्या बोला है उसने, फोर्स दे रखी है, डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम, मतलब A यहां है, कितना पोजीशन दे रखा है इसका, 0,1,4, यहां से कहां तक जा रहा है, B तक, जिसका पॉइंट है 2,3,2 का। हमें वर्क डन बताना है कि कितना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, B माइनस A होना चाहिए, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 0i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0i कैप प्लस 3 माइनस 1j कैप प्लस 2 और 4 एक साथ, तो 2 माइनस 4k कैप। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2i प्लस 2j माइनस 2k कैप। ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट कि मेरी बॉडी कितना डिस्प्लेस कर गई है। अब हम क्या बात करेंगे कि वर्क डन कितना है, तो हमें पता है
वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कितना हो गया, फोर्स कितनी दे रखी है उसने हमें, 4i माइनस 3j माइनस 7k कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2i प्लस 2j माइनस 2k कैप। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 3 इंटू 2 प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 2, 8 माइनस 6 प्लस 14। ठीक है, कितना बनेगा ये हमारे पास, 8 माइनस 6 इज 2 प्लस 14 इज 16। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 16 जूल पॉजिटिव वर्क डन है। क्लियर यहां तक बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उसने बोला है, अब बॉडी, अब हमने भाई एनएलएम पढ़ा है तो उसका कुछ तो यूज यहाँ होना चाहिए ना, तो देखते हैं कि हम लोग इसको पीछे वाले चैप्टर से कैसे लिंक कर रहे हैं। अब बॉडी ऑफ मास 20 kg, उसने मुझे क्या दिया है, m इज इक्वल्स टू 20 kg। अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, कैलकुलेट द वर्क डन इन फर्स्ट सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में उसने मुझसे वर्क डन पूछा है। ठीक है, वर्क डन के लिए हमें फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स तो उसने हमें दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी की बात होगी, टाइम नहीं दे रखा होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में टाइम दे रखा है और ये भी बोला है कि ये रेस्ट से शुरू हो रही है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे पास क्या आया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, s इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 1 का स्क्वायर। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। ठीक, तो s तो हो गया अपने पास a/2। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है F इज इक्वल्स टू एम में, तो A इज इक्वल्स टू F बाय एम। अब ये वैल्यू रखते हैं वर्क डन में। वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई a/2। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी तो F स्क्वायर बाय 2m। F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2, और मास कितना है हमारे पास, 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 20 कैंसिल करा 4, ये आया हमारे पास 5/8 जूल। ये हो गया हमारा वर्क डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये उसने बोला है एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 20 kg का, m इज इक्वल्स टू 20 kg दे रखा है उसने हमें। अब उसने बोला है कैप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज बीइंग पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक फ्लोर पे रखा हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के इसको पुल करा, कितना, F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन का फोर्स लगा के मैंने इसे पुल करा है। इट डिस्प्लेसेस बाय, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है हमें, S इज इक्वल्स टू 3 मीटर। अब उसने पूछा है फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय फ्लोर ऑन द ब्लॉक। तो नॉर्मल रिएक्शन कौन सी थी, ये वाली। नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछ लेता कि आप इस फोर्स का वर्क डन बताओ, तो हम क्या करते, Fs कर देते, और अगर Fs करते तो कितना आता, 15 to 5 दैट इज 150 न्यूटन।
तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे कि ये नहीं है कि वर्क डन दे दिया तो अप्लाइड फोर्स की वजह से ही पूछेगा, वो ये भी पूछ सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम करा, वो ये भी पूछ सकता है कि नॉर्मल ने कितना काम करा। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे कि किस रेस्पेक्ट में मोशन हुआ है और किसका वर्क डन पूछ रहा है। ठीक, चलो अब आते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स एज इन कि जो मेरा फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा होगा या किसी भी क्वांटिटी के साथ वेरी कर सकता है। फोर्स इज चेंजिंग, जो मेरा फोर्स है वो चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना होगा तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सीखा था कि ऐसे केसेस में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास आता है dw इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, लिमिट लगा देंगे। अब उसके बाद अगर ये एफ एंड एक्स का ग्राफ होता, ग्राफ के लिए होता अगर, तो हम लिखते वर्क डन इज एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो ग्राफ होता उसको हम क्या बोलते, वर्क डन। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ उसको हम लोग क्या करते, इंक्लोज करवाते। तो ये तो कहानी हुई वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। लेकिन इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला है, अब बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, उसने मुझे मास कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.5 kg का मास। अब उसने क्या बोला है, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v। v कितना दे रखा है उसने हमें, ax। अच्छा, वर्क डन पूछेगा तो एक काम करते हैं, इस कांस्टेंट को ना हम b बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक्सेलरेशन के साथ दिक्कत ना आए। तो उसने दिया हमें वेलोसिटी b x की पावर 3/2 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने हमें 5 m-1 और s-1। अब उसने बोला है वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, w वो हमसे पूछ रहा है x0 से कहां तक, x2 के लिए। ठीक, अब पहले ये चेक करना है कि फोर्स वेरिएबल है कि नहीं है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो फोर्स भी वेरिएबल होगी। अब एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज हैं, dv बाई dt हो सकता था या v dv बाई dx हो सकता था। कौन सा अप्लाई करेंगे ये कैसे पता चले, मेरी जो वेलोसिटी है वो पोजीशन की टर्म्स में दे रखी है। अगर पोजीशन की टर्म्स में है तो हम लोग क्या लेंगे, dv बाई dx। तो a कितना हुआ मेरे पास, v dv बाई dx। हमने लिखा v को b x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई d बाई dx b x की पावर 3/2। हमने कराया इसका डिफरेंशिएशन, तो b और b तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कांस्टेंट्स हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, b स्क्वायर x की पावर 3/2। डिफरेंशिएशन करा तो ये 3/2 बाहर मल्टीप्लाई में आया और -1 करके x की पावर हो गई 1/2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 b स्क्वायर x स्क्वायर। x स्क्वायर कैसे, 3 + 1 इज 4, 4/2 इज 2। तो ये आगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ बदल रहा है, इसका मतलब फोर्स भी कैसी होगी, वेरिएबल। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो मैं क्या करती, dw इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स करेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, dw इज इक्वल्स टू, एफ की जगह रखा मैंने मास, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखा, 3/2 b स्क्वायर x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करा 0 से w के लिए और यहाँ 0 से 2 के लिए। वैल्यूज रखते हैं, यहाँ आया वर्क डन, वैल्यू रखी तो कितना आया हमारे पास, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने हमें 0.5 मल्टीप्लाई 3/2, b की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 5, तो ये हुआ b स्क्वायर है तो मैं 5 × 5 लिख रही हूँ।
जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो पावर 2 है तो पावर 2 + 1 = 3 डिवाइडेड बाय 3, लिमिट गई 0 से 2 तक। ठीक, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, W = 0.5 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी तो 2 की पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, पॉइंट हटा के 10 लगाया 2, ये 2 2 से ऊपर 2 2 कैंसिल, कितना हुआ 25 मल्टीप्लाई 2, कितना आएगा ये हमारा 50 जूल। ये तो है हमारा प्रॉपर लॉन्ग तरीका। अगर ये क्वेश्चन ऐसे 4 नंबर में आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी होगा, जब हम काइनेटिक एनर्जी करेंगे तब हम देखेंगे इसको, और वो हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, अगर न्यूमेरिकल उसने ये 2 नंबर में डाला तब अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, सो दैट कि ये क्लियर हो जाए। देखो ग्राफ के साथ भी बोला था ना मैंने, तो ग्राफ का भी देख ही लेते हैं फिर एक क्वेश्चन। इसने क्या दिया है, अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस, एक रफ सरफेस है उसके पास। शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, और कितना डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए 10 मीटर का। मतलब जब मैं 100 न्यूटन फोर्स लगा रही हूं तब मैंने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया। फिर उसने बोला देयर आफ्टर शी गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड, फिर वो थक जाती है, एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस, लीनियरली रिड्यूस हो रही है 50 न्यूटन तक, ठीक है। ये हो गया। अब उसने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट विच द ट्रंक, ओरिजिन से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है उसने हमें 20 मीटर। तो ग्राफ प्लॉट करना है अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों फोर्सेस के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स भी और जो विमेन ने फोर्स लगाई वो भी कितना, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना दे रखा है उसने हमें 50 न्यूटन, तो हमें एफ भी उसने कितना दिया 50 न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय 2 फोर्सेस। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए आते हैं हम। ये हुआ मेरे पास x, ये हुआ f का ग्राफ, और यहां कहीं फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -50 हो गया। एक्सिस इसका न्यूटन में रहेगा और इसका मीटर में। यहाँ पे 50 एक आएगी वैल्यू और 100 एक आएगी, ठीक है। अब उसने बोला जब वो 100 का फोर्स लगा रहा है तब मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट करा 10 मीटर कांस्टेंट फोर्स, और यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है अपने पास 10 मीटर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, मतलब यहाँ कहीं 20 होगा, और कितना फोर्स लगाया ग्रेजुअली उसने 50 तक, तो वो यहाँ आया होगा कहीं, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। फ्रिक्शनल के लिए सीधा सीधा 50 का फ्रिक्शन ही रहेगा तो ये बनेगा। दोनों फोर्सेस का उसने हमसे क्या पूछा है, वर्क डन। तो सबसे पहले वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स देखते हैं कितना आया। ये एरिया, ये ट्रेपीजियम बन रहा है ना फिगर हमारा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये 100 वाली साइड दिख रही है और एक ये 50 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हुई हमारी पैरेलल साइड्स। ये दो शेप हैं रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बना हमारे पास 100 इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना जाएगा 100 प्लस 50, और हाइट कितनी है मेरे पास इसमें 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1000 प्लस, इससे इसको कैंसिल करा 5, 150 में मल्टीप्लाई करी 5 की तो कितना हो जाएगा 750। तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना हुआ 1750 न्यूटन। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अगर बोले, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल,
तो कितना हो जाएगा, -50 मल्टीप्लाई 20 कितना आएगा, -1000 न्यूटन। तो ये हुआ, हमने दोनों फोर्सेस को निकाला। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। ठीक, वर्क डन की कहानी तो हो गई खत्म। एनर्जी कैसे बोले, एनर्जी है क्या, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक, तो जब भी कोई ऐसे मम्मी काम देते हैं और हमारा मन ना हो तो हम ऐसे बोलते हैं ना, हम बहुत थक गए कि काम करने की एनर्जी नहीं है ना। तो सेम वही चीज अप्लाई होती है। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, काम को करने की क्षमता ही एनर्जी है। एनर्जी की एसआई यूनिट सेम होगी वर्क डन की तरह, जूल, और 1 जूल को हम 10⁷ अर्ग्स लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद एनर्जी बहुत सारी तरीके की हो सकती है, सोलर एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी तरीके की एनर्जीज है अपने पास। लेकिन जो हम यहां पढ़ने वाले हैं, हम वो 2 तरीके की एनर्जीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 तरीके की एनर्जी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी है क्या, इट इज द एनर्जी possessed by जो एनर्जी बॉडी के मोशन की वजह से है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको आप काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो के की तरह, एक ही बात है, एसआई यूनिट जूल ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई, मैं आपको हर जगह के यूज करूंगी, ठीक है, के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। m इज मास ऑफ बॉडी, v इज स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, और अगर मैं इसके केजी और मीटर में जाऊं तो मैं क्या लिखूंगी, मास की जगह आया केजी, स्पीड की जगह आया मीटर स्क्वायर s-2, राइट। डायमेंशंस में क्या लिखूंगी, इसको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो बनेगा ml स्क्वायर t-2। ये हुई हमारी काइनेटिक एनर्जी की बेसिक सी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के साथ कैसे डिपेंड करेगा। हाँ जी, तो चलो इसका चेंज देखते हैं हम किसके साथ, पहले मोमेंटम के साथ। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर आप लोगों को याद है तो मोमेंटम हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू एम वी, राइट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अगर मैं ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे मास से डिवाइड कर दूं तो मेरी इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, है ना। लेकिन ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/2m एक तरफ ले लिया,
ऊपर बना एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको एम वी का होल स्क्वायर बोलूं? और अगर ये एम वी का होल स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास? पी स्क्वायर बाय 2m। और अगर इसी के लिए मुझे मोमेंटम बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m के, और मोमेंटम कितना आएगा? अंडर द रूट 2m के। ठीक है, ये तो हुई काइनेटिक एनर्जी की बात। अब चलते हैं आगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पर। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ जी, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस is equal to change in kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है जो भी वर्क डन हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं कैसे। शुरू करते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अपने पास क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सही है, हमने यहां से सिर्फ as पे बात करनी है, तो as कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। अब हम गए यहां पे, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को मैंने लिखा MAS, और प्रीवियसली हमने अभी देखा पिछली वाली स्लाइड पे AS की वैल्यू कितनी आई है? m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो वर्क डन कितना हुआ मेरे पास? एक बार m v स्क्वायर बाय 2 माइनस एक बार m u स्क्वायर बाय 2। ठीक, तो हमने इसको क्या बोला? v है तो k फाइनल हो गया, और u है तो k इनिशियल हो गया। ये हो गया वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब मैंने आपको याद हो तो बोला था एक क्वेश्चन को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी करेंगे, ये वाला। इसमें उसने वेलोसिटी इज इक्वल टू bx की पावर 3/2 दे रखी है हमें, राइट? उसने हमें दिया था v इज इक्वल्स टू bx की पावर 3/2। x 0 से x इज इक्वल्स टू 2 का वो हमसे क्या मांग रहा था? वर्क डन। b की वैल्यू उसने हमें दे रखी थी 5 मीटर -1 और s -1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखते हैं एक बार, b की वैल्यू उसने दे रखी है 5 मीटर 1 - 2 s -2, x को 0 से x2, और v इज इक्वल टू bx की पावर 3/2। मास कितना है? 0.5 मास दे रखा था उसने अपने को 0.5। वर्क डन ही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में। अभी हमने देखा वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो सबसे पहले v इनिशियल निकाल लो, मतलब u निकालो। सबसे पहले u कब निकालोगे? जब x कहाँ है? 0 पे है, और अगर x 0 पे है तो b इंटू 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। फिर हमने निकाला जब x 2 पे है, तो v इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? कितना है ये? b 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/2 रखा। अब हमारे पास क्या है? वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया हमारे पास हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m
यू स्क्वायर। देखो मैंने ये पावर अभी सॉल्व नहीं करी, आप इसको एज इट इज रखो क्योंकि मेरा यहाँ जाके वी स्क्वायर होना है तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी हमारे लिए। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई मास कितना है 0.5, वी स्क्वायर करा मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 0 कितना हुआ हाफ इंटू, इसको मैंने लिखा 5/10 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो गया 5/5 मल्टीप्लाई। अब देखो ये कितना है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो कितना बचेगा 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 से इसको कैंसिल करा 2 1 2, ये दोनों से ये कैंसिल, कितना आया 50 इंटू 2 इज 25 इंटू 2 इज 50 जूल, ये भी 50 जूल है। और यहां पे भी चेक करो जरा आंसर कितना आ रहा था 50 जूल। तो एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो उसने हमें यहां क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू थ्राइस द मोमेंटम ऑफ बॉडी। जो काइनेटिक एनर्जी है न्यूमेरिकली थ्राइस ऑफ मोमेंटम है, तो हमें क्या निकालना है वेलोसिटी। k का मोमेंटम के साथ फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, सही है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3p इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, एक p से एक p कैंसिल, ये कितना बना 6m इज इक्वल्स टू mv, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, m से m कैंसिल तो v की वैल्यू कितनी आएगी 6 मीटर पर सेकेंड, सही। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने हमें, देखो इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर्स फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। एक बुलेट फायर करी जिसका मास कितना है अपने पास 50 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.05 केजी। विद स्पीड, कितनी स्पीड से जा रही है वो 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है उसने हमें 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये उसने बोला है कि जो भी मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है मैं उसका सिर्फ 10% ले रही हूं, तो के फाइनल कितना हुआ हमारे पास 10% ऑफ के इनिशियल। अब उसने पूछा है व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। हमारे पास v है, हमारे पास s है, वो हमसे किस बारे में बात करना चाह रहा है, v की बात करना चाह रहा है कि कितनी होगी, ठीक है। तो देखो क्या मुझे ये पता है कि ये होगा, फाइनल को लिखूंगी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/100 मल्टीप्लाई हाफ mu स्क्वायर, सही है। तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू यू स्क्वायर, और u कितना दे रखा है उसने अपने को 200, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10 मल्टीप्लाई 200 इंटू 200, तो v कितना आया मेरे पास 200/√10, ठीक। हाँ जी, ये हुआ हमारे पास। चलते हैं आगे। अब उसने बोला है इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। मतलब मेरे पास दो फोर्सेज हैं, एक तो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और एक मेरे पास रेजिस्टिव फोर्स लग रही है। अब उसने हमें बोला है द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड।
जो मेरे पास रेजिस्टिव फोर्स है वैसे तो वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, अदरवाइज अनडिटरमाइंड है। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम, मास कितना दिया उसने मुझे 1 ग्राम का, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻³ kg। फ्रॉम कितनी स्पीड से गिर रही है, कितनी हाइट से गिर रही है, h इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻³ मीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड, और कितनी स्पीड से हिट कर रही है वो 50 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रही है। तो उसने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ और वर्क डन बाय अननोन फोर्स बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। W कितना हो जाएगा मेरे पास, नीचे फोर्स लग रही है, नीचे ही आ रहा है, दैट इज mgh। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, मास कितना दे रखा है 10⁻³ g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं और हाइट है 10⁻3, तो ये आया हमारे पास 10 जूल। अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टिव फोर्स की। अब रेजिस्टिव फोर्स में उसने मुझे बोला है कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन और कुछ भी उसने हमें नहीं दिया। तो हमें ये पता है कि सारी फोर्सेस का जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं हम पहले, कितना हो जाएगा, देखो k इनिशियल ड्रॉप है तो इनिशियली u0 था, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई 0 हो गई। k फाइनल में चलते हैं, हाफ mv², कितना हो गया 1/2, मास है 10⁻³ मल्टीप्लाई स्पीड है 50 × 50, करेक्ट। तो ये कितना हुआ हमारे पास 25/2 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 जूल। अब हमने लिखा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना आया था हमारा वर्क डन 10 जूल इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा हमारे पास 1.25, ठीक है। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना हुआ 1.25 माइनस 10, माइनस करेंगे तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना बन जाएगा 5, 9 में से 2 7.8 नेगेटिव। इतने जूल का वर्क डन कौन करेगा, हमारा रेजिस्टिव फोर्स करेगा। हाफ 10⁻³ वेलोसिटी उसने हमें 50 ही दे रखी है ना, हाँ जी। तो ये हो गया 15 × 50 कैंसिल आउट 25, 2/10, 5/4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये तो हुआ हमारा सारा तामझाम काइनेटिक एनर्जी का, वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन उससे पहले हम पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझते हैं, ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स और इधर है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन does not depend on path followed। जो वर्क डन है वो जो भी आप रास्ता ले रहे हो उस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड जो मेरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, वर्क डन
डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। ठीक, नेक्स्ट, अगर इनिशियल फाइनल पे जीरो है, मतलब सेम है, वर्क डन डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पे, तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। इसमें वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0, उसमें 0 है, इसमें नहीं है। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, विस्कस फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, और भी हो सकते हैं। इसके अलावा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब काइनेटिक पोटेंशियल में बदल सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल सकती है, लेकिन टोटल कंजर्व्ड रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ये किसके लिए हुआ हमारा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक, अब जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है ये समझेंगे, कैसे डिफाइन करना है, कितनी टाइप्स की निकालेंगे, ये सारी बातें हम किस में देखेंगे, अब पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे। अब आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से जो एनर्जी थी उसको बोला, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, इट इज द एनर्जी stored in body due to its position और कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो आप। इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो कौन कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा भी बोल सकते हैं, वो एक्सटर्नल वर्क जो मेरे कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया हो, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टर्म है, ठीक है, ग्रेविटेशनल
potential energy. It is defined as external work done against gravitational force. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके जाऊं, मान लो ये मेरे पास ग्राउंड फ्रेम है, आपने एक ऑब्जेक्ट जो यहां था उसको आप यहां लेके गए हो, ठीक, तो mg तो नीचे है और h ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg h हुआ। और मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट वाला है, तो मतलब डेल्टा u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ wg हुआ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब डेल्टा u को हमने क्या लिखा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू mg h। फॉर रेफरेंस, क्योंकि ये मेरा ग्राउंड पर है, तो हमने बोला u इनिशियल क्या हो गया, 0, इसलिए ये हमेशा रिलेटिव टर्म रहेगी, क्योंकि आप चेक कर रहे हो कि आपने रेफरेंस कहाँ माना हुआ है। तो u इनिशियल 0 हुआ, तो मेरे पास u कितना आया, mg h, ठीक है, ये तो हुआ ये वाला काम। अब हम चलते हैं आगे स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर। देखो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मतलब यहां ये बैलेंस्ड है। आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करा, और जब आपने इसको स्ट्रेच करा तो ये यहां आया, ठीक, इसका मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट दिया इधर, तो स्प्रिंग के ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगती है जो काम करती है उसको वापस मीन पोजीशन पे लाने के लिए। तो मेरी स्प्रिंग फोर्स आई इधर। सेम तरीके से जब मैं बोलूं कि मैंने उसको कंप्रेस करा है, तो कंप्रेस ऐसे हुआ, आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया इधर, तो स्प्रिंग फोर्स चाहेगा ये इस डायरेक्शन में आ जाए। तो इसका मतलब जो मेरा एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस एक्स के। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, और एक्स क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एस क्या हुआ हमारे पास, माइनस के एक्स। ये तो फोर्स आ गई, स्प्रिंग फोर्स, ठीक। अब हम देखते हैं कि वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो हमने क्या करा, इस वेरिएबल है ना ये, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक, और ये हुआ 0 से w। तो w का लिमिट गया 0 से w इज इक्वल्स टू माइनस के, x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाय 2, और ये क्या आया आपका k इनिशियल k फाइनल। तो ये क्या आ जाएगा, w माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस के बाय 2, तो बाहर ले लिया, ये हुआ आपका के एफ का स्क्वायर माइनस के आई का स्क्वायर। ये तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आ गया मेरा स्प्रिंग का। अब उसने क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो U क्या होता है, U डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एस। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू के एक्स फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स इनिशियल का स्क्वायर बाय 2। फॉर रेफरेंस, अगर मेरे पास x इनिशियल 0 है तो u इनिशियल भी 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप ये x मेजर कर रहे होगे, ये x हमेशा जो आपने नेचुरल लेंथ ली है
वहां से मेजर करोगे, यही क्वेश्चन में वरना गलती होती है। ठीक, चलो अब हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की तरफ। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। हेडिंग डाल लो आप लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कर लिया हम लोगों ने, बाकी सारा काम कर लिया। अब जो शुरू हुआ है वो क्या है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि जो आपकी एनर्जी है उसको हम ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पहले एनर्जी है क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब हमने पढ़ा है काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में, तो हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी of system the sum gives us total mechanical energy which is conserved। हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस में देखा था ना अभी कि जो मेरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। कैसी फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। बात याद रखेंगे, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सिस्टम में तो उस केस में हमारी एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। तो हमने बोला टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, मतलब के प्लस यू का जो सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी एक सिस्टम के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हो और आप बोलो कि इन तीनों की सेम आ जाए, नहीं, एक एक्सपेरिमेंट की पूरी जर्नी में एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, इसका मतलब ये है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूं कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब इससे जो आपको बात समझनी है वो क्या है, वो ये कह रहा है दोनों का सम कंजर्व्ड है। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी की जो एक वैल्यू है, जो एक जगह है, वो हर जगह रहने वाली है, नहीं। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन जो इन दोनों का सम है वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग आपका पूरा एक जर्नी के लिए। ठीक, अब इस बात को एक प्रूफ से देख लेते हैं। आओ, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक। मैंने इस पर्टिकुलर हाइट h से एक बॉल को ड्रॉप करवाया है। अगर ड्रॉप करवा रही हूं तो u 0 है, ठीक है। अब मैं इसकी जर्नी 3 पोजीशंस पे देखूंगी, A, B, C। मैंने बोला जब ये A से B तक आई तो इसने कुछ x कवर करा, तो B, और जब ये ग्राउंड तक आ जाएगी तो इसका सेपरेशन कितना रह जाएगा, h माइनस x का सेपरेशन रह जाएगा, ठीक है।
तो हमें यही देखना है क्या इन तीनों पे कंजर्व्ड है कि नहीं है। चलो तो सबसे पहले हम ए से शुरू करते हैं। फॉर ए आप ड्रॉप कर रहे हो तो ड्रॉप के केस में जो मेरी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो। और अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक, तो U इज इक्वल्स टू एम जी एच होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राउंड से एच ऊपर ही है, ग्राउंड को आपने जीरो कंसिडर करा तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, एम जी एच। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जीरो प्लस एम जी एच। तो टोटल एनर्जी एट ए कितनी आई मेरे पास, एम जी एच। ठीक है, ये तो हुई ए पे। अब हम बात करते हैं बी के लिए। तो देखो बी के लिए जब मैं जाऊंगी फॉर बी, तो सबसे पहले बी के लिए पोटेंशियल एनर्जी ही लिख लेते हैं। उसने डिस्प्लेसमेंट जो उसकी पोजीशन है वो कितनी है, h माइनस एक्स की है। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच माइनस एक्स। इसको क्या लिखूंगी मैं, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब बात आती है बी पे काइनेटिक एनर्जी निकालने की। मेरे पास उसकी स्पीड नहीं, वेलोसिटी नहीं है, तो मुझे पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। अब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, टाइम की इंफॉर्मेशन है नहीं अपने पास, तो पहली दो तो हमारी ओमिट हो गई कि वो तो यूज नहीं कर सकते। बची तीसरी। तीसरी इक्वेशन में कौन कौन सी है, वी स्क्वायर, यू स्क्वायर, जी और एच, ये सारी इंफॉर्मेशन है। वी तो हमें निकालना ही है, चलो एक काम हो गया। यू उसने हमें जीरो दे रखा है, मतलब दूसरा भी है। जी मोशन अंडर ग्रेविटी है तो जी की वैल्यू है, और डिस्प्लेसमेंट उसने अपने को बोला है एक्स करा है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू जी एस होता है। तो हमने वैल्यू रखी वी स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल्स टू, वी नेगेटिव है तो यहां नीचे ही आएगा, तो ये कितना हो गया माइनस टू जी, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस एक्स। माइनस माइनस कितना हुआ, वी स्क्वायर की वैल्यू आई टू जी एक्स। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता, हमने वी स्क्वायर की वैल्यू रखी तो कितना हो जाएगा टू जी एक्स। टू से टू कैंसिल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारे पास, एम जी एक्स। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी एट बी कितना होता, वापस से k प्लस यू, k है मेरे पास एम जी एक्स प्लस u है एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो t एट बी भी कितना आ गया, एम जी एच। तो t एट बी और t एट ए तो सेम आया, लेकिन चेक करते हैं क्या ये बात c के लिए भी वैलिड है। कभी पता चला c के लिए गलती हो जाए, चलो तो c पे भी निकालते हैं। फॉर c, अब ऑब्जेक्ट तो मेरा ग्राउंड पे ही आ गया, ग्राउंड पे आ गया मतलब कोई पोजीशन रेफरेंस फ्रेम से ही नहीं है, तो मेरे पास u तो हो गया जीरो। फिर वापस हमने लगाई फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। अब मेरी बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया है h का फ्रॉम ए टू सी, तो ये हुआ वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एच। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई अपने पास, टू जी एच। तो अब अपन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर, कितना हुआ हाफ m मल्टीप्लाई टू जी एच। तो कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, एम जी एच। टी एट सी टोटल कितना हो गया हमारे पास, u प्लस के, u तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी आई हमारे पास एम जी एच। तो टोटल एनर्जी एट सी कितना हो गया, एम जी एच।
इसका मतलब ए पे भी यही थी, बी पे भी यही है और सी पे भी यही है। तो मेरी टोटल एनर्जी अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस ले रही हूं तो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। ठीक, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा था। चलो अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। देखो उसने क्या बोला है, टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा कि मतलब ये जितने भी हमारे कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो अगर हम ये स्प्रिंग वाले डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के लगाएं तो कैसे कर सकते हैं कि ना हो ये चीजें। कंसिडर अ टिपिकल सिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास। तो उन्होंने लिया मास ऑफ कार कितना है 1000 kg, मूविंग विद अ स्पीड, कितनी स्पीड से चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले हम किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। वो ये कह रही है कि आपके पास एक कार थी, ये चल रही है, फिर ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट के से कोलाइड करती है। ठीक, अब स्प्रिंग में तब तक कोई भी कंप्रेशन या वो कंप्रेशन नहीं था और एलोंगेशन भी नहीं था। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, अब वो पूछ रहे मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो उसने कंसिडर किया है कि जब टकराई तो कार रुक जाती है और स्प्रिंग की एनर्जी होगी। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा क्योंकि कुछ भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। यू इनिशियल अपने पास 0 है क्योंकि स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं था। अपने पास के फाइनल भी 0 है, क्यों, क्योंकि कार रुक जा रही है। तो के इनिशियल के लिए फॉर्मूला क्या लगा, हाफ एम यू स्क्वायर, और हमने पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग पढ़ी थी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, हमारे पास आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। अब मास दे रखा है 1000, स्पीड दे रखी है 5, तो हमारे पास हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000, स्पीड हो गई हमारे पास 5 × 5, और उसने हमें के की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ लिखी नहीं मैंने, सॉरी, के कितना दे रखा है उसने हमें 5.25 × 10⁻³ न्यूटन मीटर इनवर्स। 5.25 × 10⁻³, 5.25 × 10⁻³ ये उसने हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। तो कैंसिल करा, ऊपर आया 100, 10⁻³ से ये कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करा 105 आएगा, 5 से इसको कैंसिल करा तो 21 आया। तो x इज इक्वल्स टू √100/21। तो ये कितना हो गया हमारे पास 10/√21। एक बार चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू की कितनी आएगी हमारे पास। √21 की वैल्यू है हमारे पास 4.58। ठीक है, और अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 4.58 से तो नियरली कंप्रेशन कितना आ रहा है हमारा, वो 2.2 मीटर का कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक, ये तो हुई बात हमारी किसकी, आज के कि हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखा, वर्क देखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसी होती हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखा तो उसमें हमने ये देखा कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो मेरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। ये हमारे आज के सारे टॉपिक्स थे। अब जो हम लोग कल करने वाले हैं, कल हम लोग करेंगे आपका पावर, उसके बाद हम लोग कोलिजन्स करेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कल हम लोग ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, इसमें से डेरिवेशंस आने के चांसेस होते हैं, जैसे आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आ सकता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रूफ वो आपसे पूछ सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन आ सकती है। ठीक है, तो इतना करो और फिर हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है।
बाय।